नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिलेक्टर में। डेली सेशन चलाते हैं करंट अफेयर का। उसमें हम आ गए अगले सेशन पे। आज जो हमारा सेशन होगा वो होगा 8 जुलाई का सेशन। हमारा डेली का सेशन होता है, उसमें आपको करंट के जो ऑब्जेक्टिव टाइप के हमारे क्वेश्चन होते हैं वो करवाते हैं। एक क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो में आपसे पूछते हैं उसका आंसर देते हैं, एक क्वेश्चन डेली हम आपसे पूछते हैं। हमारा डेली का सेशन होता है। आज जो नया सेशन होगा वो होगा 8 जुलाई का सेशन। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले आप लोगों से अपील है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हाल ही में विश्व बैडमिंटन दिवस कब मनाया गया। विश्व बैडमिंटन दिवस कब मनाया गया, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अभी हाल ही में 5 जुलाई को विश्व बैडमिंटन दिवस मनाया गया है, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 5 जुलाई। बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन महासंघ, जिसको इसका मूल नाम इसको अब क्या कहा जाता है, बैडमिंटन विश्व महासंघ की स्थापना 5 जुलाई 1934 को 9 संस्थापक सदस्य संघों के साथ हुई थी। बैडमिंटन के इतिहास में इस महत्वपूर्ण तिथि के सम्मान में जो बैडमिंटन दिवस हर साल 5 जुलाई को मनाया जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 5 जुलाई 1934 की स्थापना की गई थी। अब बात कर लेते हैं जो जुलाई के हमारे दिवस हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को, विश्व खेल पत्रकारिता दिवस 2 जुलाई को, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 3 जुलाई को, पालतू पशु स्मरण दिवस 5 जुलाई को और विश्व जूनोसिस दिवस 6 जुलाई को मनाया गया है। और अभी हाल ही में विश्व बैडमिंटन दिवस 5 जुलाई को मनाया गया है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य में दुर्लभ मस्तिष्क भक्षी अमीबा संक्रमण का चौथा मामला सामने आया। किस राज्य में दुर्लभ मस्तिष्क भक्षी जो अमीबा संक्रमण है उसका चौथा मामला सामने आया है, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। केरल में जो भक्षी अमीबा संक्रमण है उसका अभी हाल ही में चौथा जो केस है वो दर्ज किया गया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। केरल की बात कर ले, राजधानी तिरुवनंतपुरम है और स्थापना दिवस है 1 नवंबर 1956। यहाँ के जो गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान और यहाँ के सीएम का नाम है पिनराई विजयन। बात करें तो केरल में अमीबक मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस जो है ये संक्रमण है का एक और मामला सामने आया, जो दूषित जल में पाए जाने वाले एक मुक्त जीवित अमीबा के कारण होने वाला एक दुर्लभ मस्तिष्क संक्रमण है। उत्तरी केरल में इस जिले के पयोली निवासी 14 वर्षीय एक लड़के को इस बीमारी से पीड़ित हुआ है। राज्य के दुर्लभ मस्तिष्क संक्रमण का यह चौथा मामला है। मई से अब तक यह बीमारी फैली हुई है और सभी जो इसके पेशेंट हैं वो बच्चे ही हैं, जिससे 3 की पहले से ही मौत हो चुकी है। जो संक्रमित हो रहे हैं वो बच्चे ही हो रहे हैं और 3 की पहले डेथ हो चुकी है। चौथा मामला फिर से आया वहाँ पर। यह संक्रमण तब होता है जब मुक्त रहने वाले गैर परजीवी अमीबा हैं वो बैक्टीरिया दूषित जल से नाक के माध्यम से शरीर में प्रवेश करते हैं। जो दूषित जल है जैसे तालाबों, नहरों या कोई वाटर पार्क, वहाँ पर अगर कोई दूषित जल है तो नाक के माध्यम से ये बॉडी में प्रवेश करते हैं। तो इसका केरल में चौथा मामला अभी आया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में मसूद पेजेस्कियान किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। कौन, मसूद पेजेस्कियान किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। ईरान के अभी हाल ही में ये नए राष्ट्रपति बन गए हैं। कौन, मसूद पेजेस्कियान, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ईरान की बात करें, राजधानी तेहरान है और यहाँ की मुद्रा है रियाल। इराक की राजधानी बगदाद और मुद्रा यहाँ की इराकी दिनार है। ओमान की बात करें तो राजधानी मस्कट और यहाँ की मुद्रा है ओमानी रियाल। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है और यहाँ की मुद्रा है उज्बेकिस्तानी शोम, यहाँ की मुद्रा का नाम है। बात करें तो ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियान पेशे से क्या हैं, वो एक डॉक्टर हैं और ईरान की तबरीज मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रमुख रहे हैं। पेजेस्कियान साल 1997 में ईरान के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं।
बात करें तो अभी कुछ टाइम पहले जो ईरान के राष्ट्रपति थे इब्राहिम रईसी, उनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई थी वहाँ पर। इसके बाद वहाँ पर 28 मई को पहले चरण का मतदान हुआ था राष्ट्रपति पद के लिए, और अभी 5 जुलाई को दूसरे चरण का मतदान हुआ है, जिसमें मसूद पेजेस्कियान जो है उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए जीत हासिल की है। तो करेक्ट आंसर हमारा मसूद पेजेस्कियान बने हैं ईरान के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में किसने नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना की शुरुआत की है? किसने नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना की शुरुआत की है? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। हमारे जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने अभी हाल ही में नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना की शुरुआत की। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करें तो 6 जुलाई को गुजरात के गांधीनगर में 102वें अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के मौके पर इसका आयोजन किया गया। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नैनो उर्वरकों की खरीद के लिए किसानों को 50% सब्सिडी वाली केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर का शुभारंभ किया है। नैनो उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 100 दिवसीय कार्य योजना की शुरुआत भी की है। सरकार का लक्ष्य 413 जिलों में नैनो डीएपी के 1270 प्रदर्शन और 100 जिलों में नैनो यूरिया प्लस के 200 परीक्षण आयोजित करना है। इससे पर्यावरण अनुकूल खेती को बढ़ावा मिलेगा और कृषि क्षेत्र में रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में भी कमी आएगी। तो गुजरात के गांधीनगर में इसकी शुरुआत अभी की गई है। किसके द्वारा? हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जो हैं अमित शाह के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 1.32 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके द्वारा किस बैंक पर अभी हाल ही में 1.32 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। पीएनबी जो पंजाब नेशनल बैंक है उस पर अभी हाल ही में आरबीआई द्वारा 1.32 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक ने पंजाब नेशनल बैंक पर 1.32 करोड़ रुपए का दंड लगाया है। ये दंड किस लिए लगाया गया है? लोन उधारी और केवाईसी मानदंडों को पूरा नहीं करने पर लगाया गया है। आरबीआई के अनुसार बैंक ने सरकार से मिली सब्सिडी या रिफंड या प्रतिपूर्ति के एवज में 2 सरकारी निगमों को कार्यशील पूंजी की मांग स्वीकृत करने के लिए ऋण मंजूर किए थे। इसके अलावा बैंक चुनिंदा खातों में कारोबारी संबंध के दौरान ग्राहक की पहचान और उसके पता के आंकड़े रखने में भी विफल रहा है। आरबीआई ने बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। बैंक का जवाब मिलने के बाद उस पर यह जुर्माना लगाया गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर पंजाब नेशनल बैंक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का रक्षा उत्पादन कितना पहुंचा है? भारत का रक्षा उत्पादन जो है वो 2023-24 में कितना पहुंच गया है? तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 1.27 लाख करोड़ रुपए भारत का रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2023-24 में पहुंच गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 1.27 लाख करोड़ रुपए। बात करें तो वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का रक्षा उत्पादन लगभग 1.27 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 16.7% और वर्ष 2019-20 से 60% की वृद्धि दर्शाता है। पिछले वर्ष की तुलना में 16.7% अधिक है और 2019-20 से 60% की वृद्धि दर्शाता है। वित्त वर्ष 2023-24 में रक्षा उत्पादन का क्रय मूल्य कितना है? रक्षा उत्पादन का जो क्रय मूल्य है 1,26,887 करोड़ रुपए है। यह वित्त वर्ष 2022-23 के 1,08,684 करोड़ रुपए से काफ़ी अधिक है, लगभग 16.7% अधिक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1.27 लाख करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में किस देश में विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग खोजी गई है? किस देश में विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग की खोज की गई है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इंडोनेशिया में खोज की गई है विश्व की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग की। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, इंडोनेशिया। अब इंडोनेशिया की बात करें, राजधानी नुसंतारा यहाँ की राजधानी है और मुद्रा यहाँ का रुपया यहाँ की मुद्रा है। मॉरिशस की बात करें, राजधानी पोर्ट लुइस और यहाँ की मुद्रा है मॉरिशियाई रुपया। जापान की राजधानी टोक्यो और मुद्रा यहाँ की येन है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक और मुद्रा यहाँ की थाई बात है।
बात करें तो इंडोनेशिया के सुलावेशी द्वीप पर स्थित एक चूना पत्थर की गुफा की छत पर वैज्ञानिकों ने एक कलाकृति की खोज की है जिसमें 3 मानव जैसी आकृतियां एक जंगली सूअर के साथ बातचीत करती हुई दिखाई दे रही। वैज्ञानिकों ने पाया कि दुनिया की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग है जिसका निर्माण कम से कम 51,200 वर्ष पहले हुआ था। अब तक ज्ञात सबसे पुरानी गुफा चित्रकला सुलावेसी में ही स्थित लेयांग टेडोगनगे गुफा में थी जो कम से कम 45,500 वर्ष पुरानी थी। और अब ये खोज की गई है जो नई कलाकृति की, ये सबसे ज़्यादा पुरानी है, लगभग 51,200 वर्ष पुरानी है। तो करेक्ट आंसर हमारा इंडोनेशिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में किसने कारगिल युद्ध द टर्निंग पॉइंट नामक पुस्तक का विमोचन किया है? किसके द्वारा कारगिल युद्ध द टर्निंग पॉइंट नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अभी हाल ही में केटी परनाइक के द्वारा जो पुस्तक है जिसका नाम है कारगिल युद्ध द टर्निंग पॉइंट है, उसका विमोचन किया गया है। किसके द्वारा? केटी परनाइक के द्वारा। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी परनाइक ने वीर चक्र विजेता दिवंगत कर्नल एमबी रवींद्र नाथ द्वारा कारगिल युद्ध पर लिखी गई एक पुस्तक का विमोचन किया है। किसने किया है? अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी परनाइक के द्वारा किया गया। ये बुक लिखी किसके द्वारा गई है? वीर चक्र विजेता दिवंगत कर्नल एमबी रवींद्र नाथ द्वारा कारगिल युद्ध पर यह पुस्तक लिखी गई है। केटी परनाइक ने बेंगलुरु स्थित राजेंद्र सिंह जी आर्मी ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट के करियप्पा हॉल में कारगिल युद्ध टर्निंग पॉइंट नामक पुस्तक का विमोचन किया है। राजपूताना राइफल्स की 2वीं बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर रहे रवींद्र नाथ ने इस पुस्तक में 1999 में ऑपरेशन विजय के दौरान मई से जुलाई तक अपने बटालियन के ऑपरेशन की विस्तार से जानकारी दी है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में एडीबी ने किस राज्य में 400 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र के निर्माण की घोषणा की? किसने? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य में 400 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र के निर्माण की घोषणा की है? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। गुजरात में एडीबी ने अभी हाल ही में 400 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र के निर्माण की घोषणा की है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए गुजरात हो जाएगा। गुजरात की बात करें, राजधानी गांधीनगर है और स्थापना दिवस है 1 मई 1960। यहाँ के जो गवर्नर श्री आचार्य देवव्रत और यहाँ के सीएम का नाम है भूपेंद्र पटेल, यहाँ के सीएम हैं। बात करें तो एशियाई डेवलपमेंट बैंक जो एशियाई विकास बैंक है और SAEL इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपनी सहायक कंपनी SAEL सोलर P4 प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से भारत के गुजरात में 400 मेगावाट के ग्रीनफील्ड सौर ऊर्जा संयंत्र के विकास के लिए 12.23 अरब भारतीय रुपए लगभग $147 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। SAEL जो है सोलर P4 प्राइवेट लिमिटेड भारत के गुजरात में खावड़ा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क के भीतर स्थित सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण और संचालन करेगा। सौर संयंत्र ऊर्जा उत्पादित बिजली को 25 साल के खरीद समझौते के माध्यम से राज्य के स्वामित्व वाली बिजली वितरण कंपनी गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड को आपूर्ति की जाएगी। संयंत्र से सालाना औसतन 953 गीगावाट घंटे स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन होने का अनुमान है, जिससे सालाना लगभग 7,83,855 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के बचाने में मदद मिलेगी। SAEL और ADB ने पहले एक बायोमास बिजली उत्पादन परियोजना में भी भागीदारी की है जो कृषि अवशेषों का उपयोग करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में जारी मर्सर की कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार कौन प्रवासियों के लिए सबसे महंगा वैश्विक शहर है? जो मर्सर की कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 जारी हुई है उसके अनुसार प्रवासियों के लिए सबसे महंगा वैश्विक शहर कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। हांगकांग जो है वो सबसे महंगा शहर है प्रवासियों के लिए। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हांगकांग हो जाएगा। बात करें तो मर्सर की 2024 की कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट के अनुसार
हांगकांग प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर है। हांगकांग के बाद सिंगापुर का स्थान है। 4 स्विस शहर हैं जिसमें ज्यूरिख, जिनेवा, बेसल और बर्न क्रमशः तीसरे, चौथे, पाँचवें और छठे स्थान पर। कोई भी भारतीय शहर टॉप 30 में शामिल नहीं है। तो करेक्ट आंसर हमारा हांगकांग हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन का 10वां सदस्य कौन बना है। शंघाई सहयोग संगठन का 10वां सदस्य कौन सा बना है? तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बेलारूस जो है वो अभी हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन का 10वां सदस्य बन गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। बेलारूस की बात करें, राजधानी यहाँ की मिन्स्क है। मिन्स्क यहाँ की राजधानी और मुद्रा है यहाँ की बेलारूसी रूबल यहाँ की मुद्रा है। अफगानिस्तान की बात करें, राजधानी काबुल है और मुद्रा है अफगानी। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है और यहाँ की मुद्रा रियाल। ओमान की राजधानी मस्कट और मुद्रा यहाँ की ओमानी रियाल है। बात करें तो शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 24वीं बैठक 4 जुलाई 2024 को कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में आयोजित की गई है। यूरेशियाई देश बेलारूस को शंघाई सहयोग संगठन के 10वें पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। शंघाई सहयोग संगठन की बात करें तो शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना 15 जून 2001 को 5 देशों जिसमें कजाकिस्तान, चीन, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल थे उनके द्वारा की गई थी। यह एक क्षेत्रीय संगठन था जिसने चीन के नेतृत्व वाली शंघाई 5 ऑर्गेनाइजेशन की जगह ली थी। जो शंघाई सहयोग संगठन है उसका पहली बार विस्तार 2017 में किया गया था जब भारत और पाकिस्तान इस संगठन में शामिल हुए थे। 2023 में इसका विस्तार और किया गया तथा ईरान को इसका 9वां सदस्य बनाया गया है। बेलारूस जो पहले से शंघाई सहयोग संगठन के पर्यवेक्षक देश था को अपग्रेड किया गया और 2024 में शंघाई सहयोग संगठन का 10वां पूर्ण सदस्य बना दिया गया है। किसको? बेलारूस को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हाल ही में फिर से एलआईसी का एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया? किसे एलआईसी का एमडी और सीईओ फिर से नियुक्त किया गया? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। सिद्धार्थ मोहंती को फिर से एलआईसी का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हाल ही में सुजाता शौनिक किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है? कौन? सुजाता शौनिक किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है? तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है कौन? सुजाता शौनिक। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। महाराष्ट्र की बात करें, राजधानी मुंबई है और स्थापना दिवस 1 मई 1960 है। यहाँ के जो गवर्नर रमेश बैस और यहाँ के सीएम है एकनाथ शिंदे। बात करें तो 1987 बैच की आईएएस अधिकारी सुजाता शौनिक महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है। इससे पहले सुजाता शौनिक महाराष्ट्र सरकार के गृह विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर कार्यरत थी। 1960 में राज्य के अस्तित्व में आने के बाद से वह महाराष्ट्र राज्य की 45वीं मुख्य सचिव होंगी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हाल ही में जारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? किसमें? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत की रैंक क्या है? 72वीं रैंक है भारत की। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक जारी किया है जिसमें AI तत्परता के लिए वैश्विक स्तर पर 174 अर्थव्यवस्थाओं पर नज़र रखी गई है। इसमें बात करें भारत और उसके पड़ोसी देशों की तो सूचकांक में भारत 72वें स्थान पे है जबकि बांग्लादेश 113वें स्थान पर, श्रीलंका 92वें स्थान पे तथा चीन 31वें स्थान पे है। अन्य शीर्ष देशों की बात करें तो सिंगापुर, डेनमार्क और संयुक्त राज्य अमेरिका जो हैं उच्चतम रेटिंग वाले AE श्रेणी में शामिल हैं जबकि भारत को 0.49 रेटिंग के साथ EM रूप में वर्गीकृत किया गया है।
प्रत्येक देश की रेटिंग का विश्लेषण किस आधार पर किया जाता है? उनके डिजिटल बुनियादी ढांचे, मानव पूंजी, श्रम नीतियों, नवाचार, एकीकरण और विनियमन के आधार पर किया जाता है। सूचकांक ने प्रत्येक देश को उन्नत अर्थव्यवस्था यानी एई, उभरती बाजार अर्थव्यवस्था यानी ईएम और निम्न आय वाले देश एलआईसी में वर्गीकृत किया है। तो भारत को किस में रखा गया? भारत को ईएम रखा गया। ईएम में उभरती बाजार अर्थव्यवस्था वाले में रखा गया है। और सिंगापुर, डेनमार्क और संयुक्त राज्य अमेरिका एई में शामिल हैं, उन्नत अर्थव्यवस्था में शामिल हैं। बात करें तो दक्षिणी सूडान को सबसे अंतिम स्थान दिया गया, 174वीं रैंक है किसकी? दक्षिणी सूडान की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हाल ही में बिना ड्राइवर की ट्रेनों वाली देश की पहले मेट्रो लाइन कौन सी बनी है? जो ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन बनी है वो कौन सी लाइन बनी है? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। मजेंटा लाइन, जो दिल्ली की मेट्रो की मजेंटा लाइन है वो ड्राइवरलेस पहली ट्रेन बन गई है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करें तो दिल्ली मेट्रो की मजेंटा लाइन अब पूरी तरह से ड्राइवरलेस हो गई है। डीएमआरसी ने इस रूट पर चल रही सभी 29 ट्रेनों से ड्राइवर केबिन हटा दिए हैं, जिससे यात्रियों के लिए ज़्यादा जगह बनेगी। पिंक लाइन पर भी जल्द ही यह व्यवस्था लागू की जाएगी। यह भारत का एकमात्र ड्राइवरलेस ट्रेन ऑपरेशन नेटवर्क है। डीएमआरसी के फेज 4 विस्तार के तहत आने वाली कॉरिडोर में भी ट्रेन ऑपरेशन ड्राइवरलेस होगा। इस तरह से जो हमारा डेली का सेशन होता है वो ख़त्म होता है। आगे हम देखेंगे एक क्वेश्चन जो डेली आपसे पूछते हैं, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ने अपना नाम बदलकर क्या कर दिया है? ऑप्शन ए सम्मान कैपिटल लिमिटेड, ऑप्शन बी भारत कैपिटल लिमिटेड, ऑप्शन सी हाउसिंग कैपिटल लिमिटेड, ऑप्शन डी अमृत कैपिटल लिमिटेड। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अब डेली की तरह एक क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो में आपसे पूछते हैं उसका आंसर देते हैं। तो क्वेश्चन था हाल ही में आईसीसी T20 में नंबर 1 रैंक पाने वाले पहले भारतीय ऑलराउंडर क्रिकेटर कौन बने हैं? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हार्दिक पांड्या जो है आईसीसी T20 में नंबर 1 रैंक पाने वाले पहले भारतीय ऑलराउंडर क्रिकेटर बन गए हैं। इस तरह से जो हमारा डेली का सेशन होता है वो ख़त्म होता है। और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पर जो हम डेली सेशन चलाते हैं उसकी पीडीएफ विद आंसर आपको मिल जाएगी फ्री में, जिससे आपको रिवीजन में आसानी होगी। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। और जाने से पहले आप लोगों से अपील है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।